Hello everyone, myself Dr. Rajiv Kumar, Assistant Professor at Institute of Management Studies, BHU, welcome you all to this week 4th lecture 5 on the course name Rural Marketing Principles, Strategies and Practices. In today's lecture, we are going to discuss about what are the criteria for the good test. We are going to discuss about how we are going to do this data analysis on the basis of this variable we are having. And the last one, how we are going to frame our report. That is known as report writing. So after going through this lecture 5, one will able to understand what do you mean by reliability, what do you mean by validity, which is very important because it determines the good test, your scale is good or not. And which type, if you have one variable, which type of test you are going to apply. For if you are having this two variable, which type of test you are going to apply. And if you have more than two variables, what type of test you are going to apply. I will give you some glimpse about this data analysis on the basis of variable that a researcher is having. And lastly, the report writing. So the first one we are going to define is criteria for good test. See, in this previous class we have discussed about we have to collect this data. For collection of data, we have to develop this questionnaire. And questionnaire is nothing, it is a series of questions that we are adding, and there is some format that we have discussed in this previous class. And we have developed some scale. So that scale is whether it is reliable or not. So what do you mean by reliability? What do you mean by validity? So whom you call as reliable? आप ये सोचिए किसको आप कहेंगे reliable है? अगर कोई एक क्रिकेटर हर एक मैच में 100 मारता है या 50 मारता है, 4-5 मैच में लगातार 50 मारता है, तो उसे क्या कहेंगे आप? He is a reliable batsman. यही कहेंगे ना, क्योंकि वो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है. ठीक है? तो इसी तरह रिसर्च में भी आप समझिए, रिसर्च में भी जो आप स्केल डेवलप कर रहे हैं, क्या वो सेम रिजल्ट दे रहा है उसको अगर बार बार आप मेजर कर रहे हैं? तो अगर वो ऐसा करता है तो वो रिलायबल स्केल है. तो रिलायबल कुछ नहीं है, रिलायबल इज रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी दैट ऑफ द रिजल्ट ओवर टाइम, एंड इट इज कंसिडर्ड रिलायबल सेम रिजल्ट अगर वो देता है तो. एंड सेकेंड इज वैलिडिटी. अब दूसरा वैलिडिटी है. तो रिलायबल तो आप समझ गए, कंसिस्टेंट है ओवर पीरियड ऑफ टाइम. वैलिडिटी क्या होता है? वैलिडिटी ये होता है कि अगर आपने रिसर्च में कोई ऑब्जेक्टिव लिया तो क्या वो वही मेजर कर रहा है जो वो आपके ऑब्जेक्टिव को वो पूछ रहा है? तो इट इज अ एक्सटेंट टू विच द टेस्ट मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर. अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उसी के तहत वो मेजर करना चाहिए, ना कि वो किसी दूसरे कॉन्टेस्ट में मेजर करे. अगर वो ऐसा करता है तो वैलिड वो नहीं है, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए. तो एग्जाम्पल ऑफ रिलायबिलिटी अगर लीजिए, इफ यू आर कंडक्टिंग अ लिटरेसी टेस्ट फॉर वुमेन इन रूरल विलेजेस. अब अगर आप लिटरेसी टेस्ट कर रहे हैं वुमेन में, एक किसान किसी गांव में, तो आप कोई किसान वुमेन चूज करते हैं, महिला चूज करते हैं और टेस्ट लेते हैं मंडे को, और उसने कुछ क्वेश्चन पूछे और उसने पाया 70%. फिर आप टेस्ट लेते हैं फ्राइडे को विदाउट द न्यू लर्निंग और स्टिल ही स्कोर्स 70%. तो उसको कहेंगे हम रिलायबल है. लेकिन वो पहली बार 70% ले रही है, दूसरी बार 40, तीसरी बार 90, तो वो रिलायबल नहीं होगा. तो रिलायबल का मतलब कंसिस्टेंसी होती है. इसको 3 तरह से हम लोग टेस्ट करते हैं: टेस्ट, रीटेस्ट, अल्टरनेटिव फॉर्म, इंटरनल कंसिस्टेंसी. अब टेस्ट रीटेस्ट क्या है? अब आप नाम से भी समझ सकते हैं. टेस्ट रीटेस्ट, एक टेस्ट को दोबारा करना, तिबारा करना, चौबारा करना, लेकिन वो रिजल्ट सेम ही देगा. तो अगर आप देखें, अगर फार्मर का नॉलेज देखना चाहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, एंड यू आर गिविंग देम सेम टेस्ट आफ्टर 1 वीक, इफ द मोस्ट रिजल्ट स्कोर सिमिलर, इट इज रिलायबल. और रिलायबल क्या है? जितना वो 1 से करीब होगा. मान लीजिए यहां पे उसकी वैल्यू 0.80 आ रही है तो उसे कहेंगे रिलायबल. लेकिन अगर उसकी वैल्यू 0.50 आ रही है तो वो स्केल रिलायबल नहीं होगा. उसकी वैल्यू मिनिमम 0.70 से ऊपर होनी चाहिए. दूसरा होता है अल्टरनेटिव फॉर्म. अब इसमें क्या कहते हैं कि मान लीजिए हम एक टेस्ट 2 तरीके से कर रहे हैं. दिस इज, you are accessing the consistency of the result in 2 different versions.
ऑफ द सेम टेस्ट। आपने टेस्ट लिया लेकिन उसको दो तरीके से पूछ रहे हैं, कैसे मैं देख के बताता हूं। आप देखिए इसको, फॉर्म ए, फॉर्म बी, लेकिन आपका रिजल्ट जो है अगर सिमिलर आ रहा है ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आप उसको आज पूछ रहे हैं और उसको किसी तरह घुमा के दूसरे वीक में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो दो वर्जन हो जाएंगे। लेकिन अगर वो रिजल्ट देता है, सेम रिजल्ट देता है, 70% पाता है, तो वो कहीं ना कहीं कहेंगे कि वो रिलायबल है। आप ये समझिए इससे कि यू क्रिएट 2 टेस्ट फॉर मेजरिंग वुमेन हेल्थ अवेयरनेस। आपने 2 टेस्ट लिया वुमेन हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर। तो टेस्ट ए जो है वो पूछता है कि व्हाई इज हैंड वॉशिंग इंपॉर्टेंट। आपने पहला जो टेस्ट लिया उसे पूछा कि ये हैंड वॉशिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। वो जानता है, वो बताएगा कि इससे हम साफ सुथरा रह सकते हैं, क्लीननेस आएगी, बीमारी नहीं फैलेगी। अब लेकिन दूसरे तरीके से आप उसी चीज को पूछते हैं, हाउ डज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रिवेंट डिजीजेस। तो कहीं ना कहीं अगर हाथ धो रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, तो क्लीननेस आ रही है, तो उसको दूसरे तरीके से हम पूछ रहे हैं। तो ये 2 वर्जन हो गए आपके। अगर इस तरह काम करते हैं और रिजल्ट इसका अगर सेम आता है, वो कहती है कि यस, इससे हमारा 99% जर्म्स मिट जाते हैं या हमें डिजीज से मुक्ति मिल जाती है, तो हम कहेंगे वो रिलायबल है। तीसरा होता है इंटरनल कंसिस्टेंसी। अब इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या है? हाउ वेल द आइटम ऑन द टेस्ट मेजर द सेम कंट्रास्ट और कंस्ट्रक्ट और कॉन्सेप्ट। इसको हम तीन तरीके से मेजर करते हैं। कुछ कंस्ट्रक्ट हम अपने स्टडी में लेते हैं। क्या? जैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुछ ले रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दिस आर व्हाट? दिस आर वेरिएबल्स। इसके अंदर आपने कुछ स्टेटमेंट पूछे जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को मेजर करेंगे। तो वो 3 तरीके होते हैं जिसे हम इंटरनल कंसिस्टेंसी मेजर करते हैं। क्रोनबेक अल्फा, स्प्लिट हाफ टेस्ट, कुडर रिचर्डसन टेस्ट कह सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है क्रोनबेक अल्फा। क्रोनबेक अल्फा जो है आपको इंटरनल कंसिस्टेंसी निकालेगा। अभी कैसे निकालेगा? जैसे आपने क्वेश्चनर बना लिया, और 500 रिस्पोंडेंट से आपने वो क्वेश्चनर फिल करा लिया। जब वो आप 500 क्वेश्चनर जब डेटा कोडिंग करेंगे, जब उसको आप किसी सॉफ्टवेयर में डालेंगे, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है रिलायबिलिटी टेस्ट का। तो वो जब डेटा आपका उस सॉफ्टवेयर में जाएगा तो वो एक वैल्यू दे देगा। वैल्यू क्या देगा? देखिए, अगर वैल्यू आपकी 1 से करीब है, देखिए यहां पे लिखा है 0.9 to 1 है तो वो एक्सीलेंट होगा, 0.8 है तो वो गुड होगा, 0.7 से एक्सेप्टेबल होगा, 0.6 से क्वेश्चनेबल है, पुअर है। तो अगर जो वैल्यू वो आती है इसमें से, तो आप कहेंगे, उसके आधार पे कहेंगे कि हमारा जो स्केल है वो रिलायबल है कि नहीं रिलायबल है। दूसरा होता है वैलिडिटी। मैंने वैलिडिटी क्या किया? whether it is measuring the thing that is supposed to measure। वैलिडिटी 3 तरीके से होती है, कंटेंट, क्राइटेरिया, कंस्ट्रक्ट। कंटेंट क्या है? आपने देखिए ये कंटेंट यहां मैंने पूछा, यू वांट टू कवर ऑल द टॉपिक एंड ऑफ द एरिया दैट इज आस्क्ड इन द टॉपिक। क्या आपका रिसर्च जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में रखा है कि नहीं रखा है? ये आपके कंटेंट वैलिडिटी को बताता है। तभी तो वो मेजर करेगा जो उसको मेजर करना है। तो आप क्या पूछेंगे? बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, कंपोस्ट प्रिपरेशन, पेस्ट कंट्रोल। अगर ये सब आप पूछ रहे हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ पैरामीटर्स हैं जो उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, उस पर आप बात करें, तो इसे कहते हैं कंटेंट वैलिडिटी। दूसरा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में क्या होता है? डज द रिजल्ट मैच द रियल वर्ल्ड आउटकम। अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई असर पड़ता है, तो आपने पाया यस। देखिए यहां 2 तरीके होते हैं, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, कॉन्करेंट वैलिडिटी। प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस, मैचेस द करंट परफॉर्मेंस। यू टेस्ट द रूरल यूथ ऑफ एंटरप्रेन्योर स्किल्स। अगर देखिए एग्जांपल, इफ यू सपोज who scored high actual start successful small business later than this test is known as predictive validity। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि रूरल यूथ फॉर एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड हु स्कोर्ड हाई एक्चुअली स्टार्ट एंड स्टार्ट द सक्सेसफुल बिजनेस, वो स्किल के उसके पास है और वो जस्ट कन्वर्ट होता है सक्सेसफुल स्टार्टअप में, तो उसे कहेंगे हम प्रिडिक्टिव। और इसके कॉन्करेंट में कहते हैं, इफ यू टेस्ट हेल्थ वर्कर स्किल्स एंड रिजल्ट मैचेस हाउ वेल दे आर वर्किंग इन अ विलेज। कोई एक हेल्थ वर्कर है और वो कोई स्किल सीखता है और जाके गांव में वो इंप्लीमेंट करता है और सक्सेसफुल होता है, उसे हम कॉन्करेंट आपका वैलिडिटी कहेंगे।
तीसरा होता है कंस्ट्रक्ट. डज द टेस्ट एक्चुअली मीन्स द कॉन्सेप्ट. अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो क्या वो उसको मेजर कर रहा है कि नहीं मेजर कर रहा है. उसके दो तरीके के होते हैं, कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी. कोरिलेट वेल विद द रिलेटेड कंस्ट्रक्ट एंड डज नॉट कोरिलेटेड विद द अनरिलेटेड कंस्ट्रक्ट. मैं एग्जांपल देके समझाता हूं. द टेस्ट शुड एग्री विद अदर टेस्ट दैट मेजर द सेम थिंग. इफ यू मेक अ टेस्ट फॉर रूरल स्टूडेंट मोटिवेशन ऑफ द स्टडी, कि क्या उनको मोटिवेशन मिलता है, और अगर वही स्टडी आपके कहीं जो स्टडी पहले हो चुकी है उससे मैच खा रहा है. जैसे मैंने कोई रिसर्च किया मोटिवेशन ऑफ द स्टडी इन दिस रूरल एरिया, रूरल स्टूडेंट कह सकते हैं आप. तो मैंने पाया कि अच्छा कंडीशन, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छे ट्यूटर्स, इंटीरियर्स, ये सारे कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए. तो जो मैं रिजल्ट पाया, अगर वो रिजल्ट पहले से कहीं बैकग्राउंड में प्रेजेंट है तो मैं इसे कहूंगा उसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी अच्छी है. लेकिन वही डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी क्या कहता है, व्हेन टेस्ट डू नॉट मैच विद टेस्ट मेजर समथिंग एल्स. इफ योर टेस्ट मेजर मोटिवेशन ऑफ द स्टडी नॉट मैचिंग विद अ स्ट्रॉन्ग लिस्ट विद द टेस्ट ऑफ फैमिली इनकम. देखिए यहां मोटिवेशन ऑफ द स्टडी है और वो नहीं मेजर कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है फैमिली इनकम से, तो उसे कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी. द टेस्ट शुड नॉट मैच विद द टेस्ट ऑफ मेजर समथिंग एल्स. जो मैं मोटिवेशन ऑफ द स्टडी में कर रहा हूं, जो रिजल्ट आ रहा है वो कहीं इनकम ऑफ द फैमिली इनकम ऑफ द स्टडी से तो एकदम सेम नहीं हो रहा है. अगर ऐसा हो रहा है तो वो आपकी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी अच्छी नहीं है. तो ये हो गया आपके क्राइटेरिया फॉर गुड टेस्ट में. अब दूसरी तरफ हम चलते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट जिसपे हम बात करना चाहते हैं आज. अब देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में बात कही थी कि हमने क्वेश्चनर बना लिया, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया. अब हमारा काम आ रहा है कि हमको उसको एनालिसिस करना है. हमारा रिसर्च में अगला स्टेप है एनालिसिस करना. तो उससे पहले एक स्टेप आती है जहां पे हम कहते हैं प्रोसेसिंग ऑफ डेटा. मान लीजिए आपने 500 लोगों से क्वेश्चनर भरवाया. 500 में से 500 लोग तो पूरा एग्जैक्टली क्वेश्चनर भरेंगे तो नहीं, किसी ने कुछ छोड़ दिया, किसी ने कुछ गलत भर दिया, कहीं डेटा मिसिंग है. तो उसको फुलफिल करने के लिए अगर आपने वही चीज सेम डेटा, मिसिंग डेटा अगर सॉफ्टवेयर में डाल दिया, वो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा. तो आपको उसको क्या करना है, आपको उसको प्रोसेस करना है. प्रोसेस में 4 स्टेप आते हैं, एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन. एडिटिंग मतलब कि कोई ऐसी डेटा जो मिसिंग है, कोई ऐसी डेटा जो फार्मर ने गलत भरी है, उसको आप अपने डेटा से हटा दीजिए. अगर वो डेटा में रखते हैं तो वो आपके रिजल्ट को डाइल्यूट करेगा. कोडिंग मैंने बताया, हर एक पैरामीटर वैल्यू को आपको कोडिंग देना है. अगर मैं पूछता हूं आप अर्बन में रहते हैं या रूरल एरिया में रहते हैं, उसने कहा अर्बन, किसी ने कहा रूरल, तो मैंने अर्बन को क्या कर दिया, एक कोड दे दिया, दूसरे को 2 कोड दे दिया. तो कोडिंग जितने भी पैरामीटर हैं, जितने स्टेटमेंट्स हैं आपके पास, सबको आपको क्लासिफाई करके कोडिंग देना है. मैं आपको दिखाता हूं कैसे करते हैं. ये देखिए, असाइनिंग नंबर्स, नथिंग एल्स, असाइनिंग नंबर और सिंबल टू द रिस्पॉन्सेस, कन्वर्ट द वर्ड्स इनटू नंबर. जो भी आपके वर्ड्स है उसको नंबर में कन्वर्ट करने. कहां करना है आपको, ये एक्सेल है, सॉफ्टवेयर है, एसपीएसएस है, एक्सेल है, आर है, वहां पे आपको ये कोडिंग करनी है. कैसे, देखो आपने अगर ये पूछा टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स, आपने ऑर्गेनिक अगर दिया ऑप्शन, कोड 1 दे दिया, कोड 2 दे दिया, कोड 3 दे दिया, 4, इसको आपको कोडिंग, क्योंकि वहां पे वर्ड्स नहीं काउंट होंगे, वहां पे कोड आपको मेजर करेंगे. तीसरा है क्लासिफिकेशन. आपको इसमें क्या करना है, आपको डेटा को ग्रुप करना है. कैसे, मान लीजिए फार्मर आर क्लासिफाई बेस्ड ऑन द फार्म साइज. आपने पूछा कि आपकी क्या साइज, फार्म साइज है. स्मॉल को आपने 0 से 2 दे दिया, मीडियम 2 से 5, लार्ज 5 से ऊपर. तो ये आपकी क्लासिफिकेशन. टेबुलेशन का मतलब है यू आर गोइंग टू पुट योर डेटा इन द टेबल फॉर्म लाइक दिस. इफ यू सी दिस फॉर्म साइज, आप जो भी डेटा रख रहे हैं उसको टेबल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दीजिए और उसको हमको सॉफ्टवेयर में डालना है. कहां सॉफ्टवेयर में डालना है, या तो एक्सेल में डालें, या तो एसपीएसएस में डालें, या तो आप जहां भी आपको कोई एक सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा उसमें आपको, एक्सेल तो मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं, वहां पे आपको डेटा फीड करना है. देन नाउ वी आर कमिंग टू एनालिसिस ऑफ डेटा. अब एनालिसिस ऑफ डेटा कैसे करेंगे, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, रिस्पोंडेंट से ले लिया. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू कलेक्ट दिस डेटा. इफ यू सी दिस फिगर, this is a summary that data is collected on the basis of variable you are studying. See, there are 3 types: univariate, bivariate and multivariate.
यूनिवेरिएट इज सेइंग दैट व्हेन यू हैव वन वेरिएबल, एक ही आपके पास वेरिएबल है। बाईवेरिएट कहता है दो वेरिएबल है अगर आपके पास, और मल्टीवेरिएट कहता है जब आपके पास दो और मोर वेरिएबल्स आपके पास है। तो देखिए तीनों जो टाइप ऑफ डेटा है, तीनों की ऑब्जेक्टिव अलग अलग है और तीनों के टेस्ट भी अलग अलग लगेंगे। मैं आपको विस्तार से बताने की कोशिश करता हूं। यूनिवेरिएट में जैसे मैंने बोला, इट इज ओनली ऑन वन वेरिएबल व्हेन यू आर एग्जामिनिंग ऑन सिंगल वेरिएबल। कैसे? फॉर एग्जाम्पल से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर यू आर गोइंग टू टेक दिस मीन मीडियन मोड, अगर आपने एज पूछा, आपने अपने क्वेश्चनर में एज पूछा, अपनी एज बताइए, आपने ग्रुप बना दिया, वो एक वेरिएबल है। आपको 500 की एज को क्लासिफाई करना है तो आप क्या यूज कर सकते हैं? मीन मीडियन मोड। आप रेंज वेरिएशन, मीन क्या होता है? एवरेज वैल्यू होती है। अगर 500 लोगों ने कहा तो कितने लोग जो है 20 से 30 के एज में आ रहे हैं, कितने लोग 30 से 40 के एज में आ रहे हैं, इसी तरह। तो ये यूनिवेरिएट है जहां पे सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व है। ठीक है, यू आर रिसर्चिंग मंथली इनकम, वेरिएबल इज मंथली इनकम एंड यू कैलकुलेट दिस मीन इनकम रेंज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप ये करेंगे। देखिए यहां पे जैसे लेस देन 5000 10 फार्मर है, 5000 से 10,000 में 25 फार्मर है, मोर देन 10,000 15 फार्मर है। अगर ये एक वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल, देन यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस मीन मीडियन मोड, दैट इज कॉल्ड एज यूनिवेरिएट। व्हेन यू हैव दिस टू वेरिएबल्स, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो वहां आप कोरिलेशंस, इंडिपेंडेंस टी टेस्ट, काई स्क्वायर, लीनियर रिग्रेशन यूज कर सकते हैं। तो यहां पे आपको जो आपकी जो समझने की जरूरत है, जब वहां पे दो वेरिएबल है, जैसे मैंने कहा कि क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसान की बढ़ती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब इनकम के भी रोल में, एजुकेशन के भी रोल में, बहुत सारी चीजें होती है। देखिए यहां पे दो वेरिएबल है, वन इज ए एंड बी। तो व्हेन यू आर गेटिंग दिस, assessing this relationship between A and B variable, it is known as bivariate and it is done by, देखिए यहां कोरिलेशन है, मैंने यहां लिखा ना, आप इससे मेजर कर सकते हैं, आप काई स्क्वायर लगा सकते हैं, आप लीनियर रिग्रेशन लगा सकते हैं। कोरिलेशन इज अ स्टैटिकल टेक्निक विच जनरली प्रोवाइड यू द एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। जैसे मैंने वहां पे आपको लिखा ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगर ये दोनों की वैल्यू अगर मान लीजिए, और इसकी वैल्यू कहां तक है? -1 टू +1, ये वेरी करती है। अगर इसकी वैल्यू, अगर आपने जो डेटा निकाला, उसको फीड किया, उसको एनालाइज किया, उसकी वैल्यू अगर 0.70 से ऊपर आती है, तो आप कहेंगे कि देयर इज अ हाई कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड ए और बी। अगर उसकी वैल्यू आती है 0.10, आप कहेंगे there is a linear positive relationship but it is very low because 0.10 is close to 10 not to 1। तो अगर दो वेरिएबल होता है, अगर स्टडी करते हैं तो आप जनरली कोरिलेशन लगाते हैं। तो सी हियर कोरिलेशन चेक द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शंस। -1 मैंने क्या कहा, ये -1 टू +1 वेरी करता है, -1 नेगेटिव एंड +1 पॉजिटिव। सी फर्टिलाइजर यूज, आपने दो वेरिएबल लिए ना, फर्टिलाइजर यूज और क्रॉप यील्ड। क्या फर्टिलाइजर यूज की वजह से क्रॉप यील्ड बढ़ता है, घटता है, ये आप देखना चाहते हैं। तो यहां आपने कुछ डेटा निकाला और उसको एनालाइज किया, आपकी वैल्यू आ गई +0.95। तो क्या दिखाएगा? देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन फर्टिलाइजर यूज्ड एंड क्रॉप यील्ड। जितना फर्टिलाइजर यूज करेंगे उतनी ज्यादा यील्ड आपको बढ़ेगी, ये हो सकता है। ये आपके कुछ टेस्ट है। तीसरा जो होता है मल्टीवेरिएट। Multivariate when you are going to have two or more variables। जब आपके पास दो वेरिएबल, आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग और आप कह रहे हैं ट्रेनिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कह रहे हैं और ट्रेनिंग भी कह रहे हैं, और क्या इनका असर जो है कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में पड़ता है? तो देखिए यहां पे ए बी दो वेरिएबल है और ये सी। तो ये अगर दो वेरिएबल है और दो से ज्यादा वेरिएबल है, तब आप मल्टीवेरिएट एनालिसिस यूज कर सकते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू एनालाइज मोर देन टू वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली। देयर इज डिपेंडेंट वेरिएबल, देयर इज इंडिपेंडेंट। देखो सी, यू वांट टू स्टडी अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फार्मर डिसीजन टू अडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग।
तो आपने डिपेंडेंट वैल्यू क्या लिया? एडॉप्शन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग एडॉप्ट करने के लिए क्या क्या फैक्टर आपको देखते हैं? तो यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? एजुकेशन लेवल, एक्सेस ऑफ ट्रेनिंग, साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, अवेयरनेस ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज। ये कितने वेरिएबल हो गए? 5 वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सी देयर आर मोर देन 2 वेरिएबल्स। तो व्हेन देयर आर मोर देन 2 वेरिएबल्स यू आर गोइंग टू यूज, और इसमें आप मल्टीपल रिग्रेशन यूज कर सकते हैं, फैक्टर एनालिसिस यूज कर सकते हैं, एंड एनोवा एनालिसिस यूज कर सकते हैं। एनोवा इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो दिस इज सम टेस्ट which is used on base of the variable that you are having. The last one we are going to discuss is report writing. Now you have developed the questionnaire, you have feed all those data into the software Excel, you have analyzed the data on the basis of variable that you are doing in this research. तो उसके बाद क्या है? अब आपको क्या करना है? आपको रिपोर्ट लिखना है। जो आपने इतना रिसर्च किया उसको आपको पेन डाउन भी तो करना है, उसे कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग नथिंग एल्स आफ्टर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा द रिसर्चर हैज टू encompass एंड ड्रॉ द रिपोर्ट। इट इज एन आर्ट, okay, and it is a presentation of summation of fact, figures and information to collect and to write. अब इसको कैसे करेंगे? मैं यहां पे आपको फॉर्मेट बता रहा हूं। फॉर्मेट समझिए। द फॉलोइंग फॉर्मेट इज यूज फॉर रिपोर्ट राइटिंग। टाइटल पेज, पेज कंटेंट, एग्जीक्यूटिव समरी, बॉडी, कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी, अपेंडिक्स। टाइटल पेज, आप अपना टॉपिक लिखेंगे पहले पेज पे। पेज कंटेंट लिखेंगे। देखिए यहां पे अगर पेज कंटेंट देखेंगे तो आप देखिए ये क्या है, यहाँ पे चैप्टर नंबर, टाइटल ऑफ द चैप्टर, पेज नंबर, यहाँ पे आप सारी चीजें लिखेंगे। डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, रिसर्च डिजाइन, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टडी, कंपनी एंड इंडस्ट्रियल प्रोफाइल। ये सारी चीजें आप अपने रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग में एनालाइज करेंगे और लिखेंगे, आप कह सकते हैं। तो सबसे लास्ट में जो एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जो भी आपने रिसर्च में किया, ये इसकी पूरी समरी है, मैं बताना चाह रहा हूं कि आप जो चैप्टर 1 लिखेंगे वो इंट्रोडक्शन है। जो भी टॉपिक ले रहे हैं उसके बारे में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग मैं ले रहा हूं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में मुझे बताना पड़ेगा, उसके ऊपर मैंने लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा, सेकंड चैप्टर। थर्ड इज डेटा एनालिसिस, डेटा एंड मेथोडोलॉजी आपको करना पड़ेगा। फिर क्या रिजल्ट आपने पाया, क्या डिस्कशन आप कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा, और क्या आप कंक्लूड कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। और रेफरेंसेस आपको बताने पड़ेंगे कि कहां कहां से आपने रेफरेंसेस लिए, और कोई क्वेश्चनर अगर लिया है तो एनेक्सर में जोड़ना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि आपने सारा काम कर लिया तो आपका काम खत्म, नहीं, आपका काम वहां से शुरू होता है, आपको उसको पेन डाउन करके रिपोर्ट में कन्वर्ट करना है। सो फॉर दिस टुडे लेक्चर्स we are going to able to understand that what are the criteria for the good test and what type of technique we are going to adopt for which variable, for one variable, for two variable, for more than two variable, which type of statistical technique we are going to adopt and how we are going to write this report. So for on the basis of this, one activity question is there: how would you collect and analyze data about issue like crop yield, education and health care, univariate, bivariate and multivariate analysis, and how you present your research finding and report could help you this village life. Think about your research influence the decision and local panchayat or community level. So what we have discussed today, try to inculcate by taking this understanding from the various sources also. So by this I end my lecture, and hopefully I just pray that you got my point on this research designing for this rural contest. Thank you.